पहले खजान मेल नाम की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे डैडी को भी लेके क्या हुआ कुणाल? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम हमेशा अपशकुनों वाली बातें क्यों करती हो मुझसे? तबीयत पूछने में कैसे आप शगुन कुणाल? शायद मेरी आप यूं नाक चढ़ा के शू शू कर रहे हैं तो क्या पूछना फर्ज नहीं बनता मेरा? एक मिनट, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। हे भगवान! क्या हुआ? माय गॉड! ये कैसे? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। टेबल साफ करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रहता कहाँ है आजकल तुम्हारा? कुणाल आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? आज पहली बार ही हुआ है ये। पता है दूध का इस तरह से उबल के गिर जाना मतलब कितनी बड़ी मुसीबत को तुमने दावत दी है। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। हे भगवान! कुणाल ये सब अंधविश्वास है, कोई अनहोनी नहीं होगी। तुम चुप रहो, जबान मत लड़ाओ मुझसे। तुम्हें पता है करतपुर वाली आंटी के वहां भी ऐसा ही हुआ था। सुबह सुबह चाय रखी थी, दूध उबल के गिर गया उस दिन। उसी दिन शाम को उसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुणाल वो एक्सीडेंट गाड़ी वाले की गलती से हुआ था। गाड़ी वाले ने सामने से टक्कर मारी थी उसे। बस 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 बस, ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, अब तो मैं ऊपर वाला ही बचा सकता है। पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। हे भगवान! एक दूध उबलने से इतना बड़ा बवाल। ठीक से संभाल के काम करना, कोई सामान न टूट जाए। आपको बस सामान की पड़ी है ना कुणाल? इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं। तुम हर बात को उल्टे तरीके से क्यों समझती हो? हाँ? तो कल रात को दूध उबल के गिर गया था, इसीलिए बोल रहा था कि आज थोड़ा संभाल के काम करना, नहीं तो फिर से कोई नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान हुआ है कुणाल? नुकसान की अगर इतनी परवाह है ना तो खुद काम कर लिया करो। बस जरा सा ठीक से काम करने को बोलो, खुद कर लो। तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है, कुछ समझाना ही बेकार है। क्या हुआ? ओह माय गॉड! ये क्या कर दिया तुमने? ये बोल रहा था मैं तुम्हें, बोल रहा था कि संभाल के काम करो। मैंने कुछ नहीं किया कुणाल, मैंने बस हाथ लगाया और ये गिर गया। क्या हो रहा है ये सब? दो अनहोनी हो गई है इस घर में। अब तबाही इस घर में आकर ही रहेगी। अनहोनी को अब कोई नहीं रोक सकता। कितनी बार कहा है इनसे कि कपड़े सुखाने का स्टैंड लिया है, लेकिन कानों पे जू ही नहीं रेंगती। हमेशा अंधविश्वासों में फंसे रहेंगे। ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। रुकिए, अंदर किधर जा रहे हैं? अरे जाने देना यार, सामान बेचना है। अरे बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, फेरी वाला और सेल्समैन को अंदर आना मना है।
अरे यार और जाओ तो कहाँ जाओ? ऑफिस में घुसने नहीं देते, हाँ, स्कूल में बेचने नहीं देते, और यहाँ पे तुम लोग सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देते। बहुत देखा तुम जैसे शरीफ आदमी, बाहर कहीं जाकर बेचो अपना सामान। हटिए हटिए। अरे किसके पास फोन है, किसके पास? जल्दी एम्बुलेंस को फोन लगाइए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ना। पता नहीं साहब कैसे गिरी। कोई फायदा नहीं है एम्बुलेंस बुलाने का, ये तो मर चुकी है। किसी ने इसके हस्बैंड को बुलाया है क्या? सुना 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 सुना, जिसका डर था वही हुआ, हो गई ना रोनी। अरे मेरी बैग की लाश। सर मेरी बहन का खून हुआ, उसकी मौत अपने आप नहीं हुई है। तुम क्या कह रही हो रिया? अचानक ऊपर से नीचे गिरी है वो, तो कैसे कह सकती हो कि ये एक्सीडेंट नहीं है? ये तो सीआईडी को ही पता लगाने दो कि वो गिरी है या कि मारी गई है। सर ये नादान है सर, बहन की मौत के गम में कुछ भी बोले जा रही है सर। हाँ समझ सकते हैं, बहन की मौत का धक्का लगा है। तुम्हें धक्का नहीं लगा? सर मैं तो लूट गया सर, इसके बगैर अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा सर? वैसे सुधा ऊपर से गिरी कैसे? सर बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। बालकनी में कपड़े सुखा रही थी? सर तो लगता है सर के बल गिरी होगी। पैर से फिसल के गिरती तो पैर टूट जाते हैं, झटके में आके गिर गई। मतलब सर जब ये नीचे गिरी, इसकी बॉडी को हवा में पलटने का मौका ही नहीं मिला होगा। 2-4 सेकंड में कैसे पलट जाएगी बॉडी? गिरते समय सिर नीचे ही था इसका। अभिजीत, मुझे तो लगता है सुधा को किसी ने धक्का दिया बालकनी से। एक बात बताओ, जब सुधा नीचे गिरी तब तुम कहां थे? सर मैं घर में ही था सर। सर मेरी बहन तो रोज कपड़े फैलाती है, आज कैसे गिर गई? नहीं समझ रही हो रिया, ये एक अनहोनी है, अनहोनी। मैंने बताया था सुधा को अनहोनी के बारे में। कैसी अनहोनी? सर जिस घर में दूध उबल जाए, शीशा टूट जाए, वो घर अपशकुन होता। जिस घर में अपशकुन होते हैं उधर अनहोनी होती ही है सर। चुप रहो, बात खराब मत करो। अनहोनी अपशकुन ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? सर जो सच है वो तो सच ही है ना, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है सर, एक बहुत बड़ी अनहोनी है सर। अपशकुन का नाम लेके तुम लोग बीवियों को ऊपर पहुंचाते रहोगे और हम लोग खड़े तमाशा देखते रहेंगे, हैं? सर हद है। ये लड़की अकेली नहीं गिरी है, साथ में कुछ लेकर गिरी है। ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था हाथ में, शायद किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की होगी इसने। और सर इसके नाखूनों में खाल फंसी हुई है। दिखाओ जरा। ये देखिए। इसका मतलब है ऊपर वहां पर कोई तो था जरूर, कोई तो जरूर था वहां पे। तो फिर उसे खरोंच भी आई होगी। अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ।
वहाँ दिखाओ। क्या ये? कल शाम को चोट लगी थी सर। अच्छा, चोट लगी थी या अपनी बीवी के नाखून लगे थे? ऊपर से धक्का दे दिया उसे। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? सर उनके आपस में रोज झगड़े होते थे। आग में घी डालना बंद कर। सर पति पत्नी के झगड़े तो हर घर में होते हैं सर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी खून कर देगा। इसे पहचानते हो? सर ये तो सुधा दीदी के जैकेट का कपड़ा है। ये इसका नहीं है? नहीं सर। तुम्हारा नहीं है? अगर ये सुधा दीदी के जैकेट का टुकड़ा है कपड़े का, तो फिर वो उसी के हाथ में कहां से आया? कैसे आया सुधा के हाथ में? क्यों? सर मुझे नहीं पता है सर। हाँ विक, सर वो जैकेट इन कपड़ों में नहीं है। ओह, जैकेट कपड़ों में नहीं है सर। शायद ऊपर कहीं फंस गई हो। अगर ऊपर फंस गई है तो चलो ऊपर चल के इनका घर भी देखते और वो बालकनी जहां से बेचारी सुधा नीचे गिर गई। जैकेट तो यहाँ नहीं है सर। सिर्फ कुणाल ने छुपाया होगा। देखते हैं। हाँ तो कुणाल, सुधा की जैकेट कहाँ है? सर मुझे सच में नहीं पता है सर। पता नहीं है? देख, ढूंढो जरा घर में अच्छी तरह से, देखो कहां पर है जैकेट। तुम्हें पता कैसे चला सुधा नीचे गिर गई है? सर वॉचमैन ने फोन करके बताया था सर। वॉचमैन ने? यस सर। वॉचमैन इधर आओ। जी साहब। तुमने सुधा मैडम को नीचे गिरते हुए देखा? गिरते हुए नहीं देखा साहब, चीख सुनाई पड़ी, भाग के जाकर देखा तो गिरी पड़ी थी। उस समय बालकनी में कोई था? किसी को देखा तुमने? ये कुणाल साहब? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, कहीं भी नहीं सर वो जैकेट। जैकेट नहीं है? बड़ी अजीब बात है। बालकनी में भी जैकेट नहीं, घर के अंदर भी जैकेट नहीं, सुधा जहां पर गिर पड़ी है वहां पर भी नहीं, बल्कि उस जैकेट का फटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में है। तो फिर ये जैकेट गई तो गई कहां? सर, हमने सुधा की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है और उसके नाखूनों में जो खाल मिली थी उसका सैंपल भी भेज दिया सर। कुणाल जी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद तो तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। आवाज कैसी? साहब जी, पास वाले घर में फर्नीचर का काम चल रहा है। ओह, तो शायद इन काम करने वालों ने कुछ देखा हो। हाँ, देखते हैं। क्या हुआ साहब? आसपास तुम्हारे इतना कुछ हुआ है, तुम्हें पता है भी या नहीं? साहब शाम तक काम खत्म करके देना है, तो बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं। बाजू के घर में जो औरत रहती थी उसका किसी ने खून कर दिया है। कैसे हो गया खून साहब? बालकनी से धक्का दिया है किसी ने उसे। तुम लोगों ने देखा है किसी को धक्का मारते? नहीं साहब, हम लोग तो अंदर ही काम कर रहे थे, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। तुम में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने नहीं देखा। क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई था तुम्हारे साथ काम करने वाला? सर आज तो हम ही लोग काम कर रहे हैं, वैसे एक लड़का और था, हमने उसे भगा दिया। भगा दिया? क्यों? फालतू था सर, किसी भी काम का नहीं था वो। हाँ, कौन वो? सर वो भोलू का भाई था सर। भोलू कौन है? साहब वो हमारे साथ ही काम करता है, आज उसकी तबीयत खराब थी तो उसने अपने भाई को भेज दिया। सर कोई भी काम ठीक से नहीं करता था वो, बोलते कुछ और थे और करता कुछ और था। मतलब? अरे साहब
इस दीवार पे छेद करने को बोला था उसको और इस दीवार पे छेद कर दिया उसने। जी सर। हाँ। सर ये देखिए सर। माय गॉड, यहां से तो सुधा का पूरा घर दिख रहा है। सर ठीक इसी दीवार के पीछे हमारे घर में मिरर लगा हुआ था सर, और वो मिरर गिर गया था और अपशकुन हो गया था सर। बिल्कुल उस तरफ मिरर लगा हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने जानबूझकर ये अपशकुन किया है? हो सकता है सर, मौत को अनहोनी करने के लिए किया होगा। सर ऐसे क्यों देख रहे हो सर? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, सच बोल रहा हूं सर। हो सकता है नहीं किया, किसी से करवाया हो। जो पता चल जाएगा। भोलू का एड्रेस देना हमें। होता है सर, इस भोलू के भाई का स्केच बनवा लो। यार भोलू, कुछ काम धाम बता ना, खाली बैठे बैठे तंग आ गया हूँ यार। तू क्या काम करेगा? तुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार। यार भोलू, वो जो तू लकड़ी का काम करता है उसी में मुझे अपने साथ रख ले। नहीं भैया नहीं, वो काम तुझसे नहीं होगा। लकड़ी के काम में बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। अगर मैं अभी भी सीखना चाहूँ तो सीख सकता हूँ ना? देखो भाई, वैसे तो सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। ओह, फोन है। हाँ साहब नमस्ते, भोलू बोल रहा हूँ साहब। हाँ साहब, कल आ जाएगा आपका सामान। हाँ, आपके घर पे छोड़ के आऊँगा साहब। जी साहब। हाँ साहब। डॉक्टर साहब, कुछ बताया इन लोगों ने कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, इन्होंने हॉस्पिटल आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। शायद वो लड़का जानता है, यही लेके आए थे नहीं यहाँ पे। ये आपको पता है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है सर, इन्हें तो जानबूझ के उड़ाया किसी ने। पीछे से गाड़ी आई और सीधे उड़ा के निकल गई। ये आदमी कौन? सर ये भोलू का भाई है। भोलू का भाई? सर स्केच में तो कोई और ही है। अगर तुम भोलू के भाई हो तो फिर ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। नहीं जान? लेकिन ये आदमी तो भोलू का भाई बन के काम पे गया था जहाँ भोलू काम करता है। मगर आज तो काम बंद था भोलू भैया का। क्या? कौन बोला काम बंद है? आज सुबह फोन आया था भैया को, बोला आज काम बंद है। मतलब भोलू की तबीयत कुछ खराब नहीं थी, उसे काम पे आने से किसी ने मना किया था। सर ये सब खूनी की प्लानिंग होगी, उसी ने भोलू को मना किया होगा। अच्छा, इस भोलू का मोबाइल कहाँ है? हॉस्पिटल के ऑफिस में जमा है। काजल, एक काम कर, पता करो कि भोलू को किसने फोन किया और कहां से। मिस्टर कुणाल, इसे पहचानते हैं आप? नहीं सर, कौन है सर ये? शायद इसी आदमी ने तुम्हारी वाइफ सुधा का खून किया है। पर सर, मेरी वाइफ सुधा की इसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? दुश्मनी इसकी नहीं, किसी और की भी हो सकती है। आपको किसी पे शक है? मैं किसी पे क्यों शक करूं सर? मेरी बीवी काम ही ऐसे करती थी, मना करने के बावजूद भी अपशगुनों वाले काम किया करती थी। ये लो सर, फिर शुरू हो गया ये व्याख्यान देना बंद करो। अंधविश्वास पे भरोसा करना बेवकूफी होती है। तो सर आप ही बताइए सर, कैसे मरी मेरी बीवी? चलो। सर जिस नंबर से भोलू को फोन आया था उसका पता चल गया है। कहाँ का? श्रेया फार्मास्यूटिकल्स का। ओके ठीक है। मिस्टर कुणाल, यस सर।
श्रेया फार्मास्यूटिकल का नाम सुना आपने? हाँ सर, मेरी वाइफ की एक दोस्त उधर काम करती है। सुधा की दोस्त का नाम क्या है? शिल्पा। दोनों के कैसे रिलेशन है? वो सब तो मुझे सब पता नहीं है सर, पर दोनों अच्छी दोस्त थी। आखिरी बार कब मिले थे ये लोग? परसों सुधा उससे मिलने गई थी सर। मैं खुद उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में छोड़ने के लिए गया था। और परसों सुधा ने क्या कपड़े पहने हुए थे? मेरा यह मतलब है कि क्या सुधा ने वही जैकेट पहना हुआ था? हाँ सर, परसों उसने वही जैकेट पहना हुआ था सर। हाँ। तो सुधा की मौत की वजह उस जैकेट में ही छुपी होगी। शिल्पा को अरेस्ट करो। सर मेरा ही नाम शिल्पा है। आप श्रेया फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती? जी हाँ करती हूँ। सुधा परसों आपके साथ थी, मगर बात क्या है? शिल्पा जी, आपकी दोस्त सुधा का खून हो गया है। खून? मगर कैसे? किसी ने धक्का दिया था उन्हें। धक्का? किसने? वही जानने आए हम लोग। अब मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मुझे क्या मालूम? आपको सब कुछ मालूम है, क्योंकि सुधा के खून में आपका भी हाथ है। मेरा हाथ? लेकिन मैं क्यों मारूंगी उसे? जैकेट के लिए। तुमने जैकेट के लिए सुधा को मारा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सी जैकेट, कैसे जैकेट? शिल्पा जी, हम उसी जैकेट की बात कर रहे हैं जिसे पहन के सुधा 2 दिन पहले आपसे मिलने आई थी। याद कीजिए। जैकेट पहनकर तो आई थी, लेकिन मुझे उस जैकेट की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत सारी जैकेट है मेरे कबर्ड में। काजल, जरा इनका कबर्ड चेक करना। सर। अच्छा, वैसे सुधा उस दिन आपसे मिलने क्यों आई थी? हम साथ में शॉपिंग गए थे। कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कोई ऐसी चीज हुई जिसे देख के आपको कुछ अजीब सा लगा? उस दिन हम थोड़ी देर के लिए कॉफी पीने बाहर गए और जब लौट के आके देखा तो कंपनी में ताला लग चुका था। तो इसमें ऐसी अजीब सी बात क्या है? हो सकता है ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। ऑफिस बंद करने का टाइम नहीं हुआ था। पूछा तो पता चला कि तलाशी हो रही। तलाशी क्यों हो रही? शायद कुछ चोरी हो गया था। वो जैकेट नहीं मिला। जब आप दोनों कॉफी पीने गए थे तो उस वक्त सुधा ने वो जैकेट पहन रखी थी? नहीं सर, जैकेट तो अंदर ही रखी थी ऑफिस में, चेयर पे। मतलब जब ऑफिस में चोरी हुई थी तो चोर ने वो चोरी का सामान निकालकर उस जैकेट में डाल दिया। मगर सर, ऐसी क्या चीज हो सकती है उसमें जिसे हासिल करने के लिए सुधा का खून कर दिया किसी ने? काजल, कुछ ना कुछ तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो अभी उस जैकेट में छुपा हुआ है। सर, ये है साहब का कमरा। आप लोग जरा 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं साहब से पूछ लेता हूँ। पूछ लो। उनको बोलो कि कुछ सीआईडी वाले हाल चाल पूछने उनका। जी सर। साहब, सीआईडी वाले हैं आपसे मिलने। साहब, कुछ बोल रहे नहीं है साहब। जरा हटो। जी। मिस्टर विलास। विलास, किसने मार डाला मेरे साहब को? तुम तो यहीं पे थे ना? हाँ? जी, मैं यहीं पे था। मैं बाहर बैठा हुआ था। मुझे पता नहीं साहब को किसने मार दिया। ऑफिस के बाकी के लोग कितने बजे गए यहाँ? सब लोग 6 बजे के आसपास चले गए थे साहब। और सबके जाने के बाद कोई आया था यहाँ पे इनसे मिलने के लिए? कोई नहीं आया साहब, कोई भी नहीं। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तुमने? नहीं साहब, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। कोई आवाज नहीं सुनी। एक खून हुआ है यहाँ। कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पे है, कोई उथल पुथल नहीं हुआ है। इस आदमी ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी। और सब चाकू भी सामने से मारा है। उसका मतलब है विवेक, खूनी विलास के कोई जान पहचान का ही था, जिस पे विलास को कोई शक नहीं था।
उसने चाकू निकाला और अचानक इसके छाती पे घोंप दिया। सर कहीं ये खून उस चोरी की वजह से तो नहीं हुआ है जो यहाँ हुई थी? 3 दिन पहले यहाँ पे किस चीज की चोरी हुई थी? सब वो तो किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ विलास सर और करण साहब ही जानते थे बस। करण साहब, ये करण कौन है? इस कंपनी के दूसरे मालिक है वो। हाँ साहब, उस दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा हुआ था? जी। और ये करण आज कितने बजे निकला ऑफिस से? सबके साथ ही निकल गए थे भाई, करीब 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास? हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोरी की बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई, और फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और फिर आज ये विलास का खून? कहीं इस खून के पीछे करण का हाथ तो नहीं है? लगता है घर में कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। फिर वहां पे कोई है? आप लोग करण सर से मिलने हैं? हाँ, तुम कौन हो? मैं हर्ष, उनका असिस्टेंट। तो तुम भी श्रेया फार्मास्यूटिकल में काम करते हो? जी। तो फिर यहाँ बाहर क्यों खड़े? मुझे करण सर का फोन आया था, उन्हें मुझसे मिलना है। इनफैक्ट मैं तो पुणे निकल गया था, बीच रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो सर मुझे भुला के पता नहीं कहाँ चले गए। घर बंद है। अच्छा, कब से खड़े हो यहाँ पे? अभी अभी आया हूँ। तो कहाँ गए होंगे, कुछ अंदाजा है? सॉरी। मोबाइल फोन तो होगा ना उनका? जी। प्लीज। वैसे कुछ फायदा नहीं फोन करके, मोबाइल बंद है उनका। मैं कई बार ट्राई करके देख चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू। सर ये करण ऑफिस में नहीं है, घर पे नहीं है, फोन बंद करके कहाँ बैठा होगा? अगर ये पुणे से 60-70 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया है तो गाड़ी गर्म होनी चाहिए थी, मगर कार का बॉनेट तो ठंडा है। झूठ बोल रही है, मामला कुछ और ही है। सर, इस करण का फोन बंद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी आके मिल लेंगे। चलो बैठो। वो कहाँ जा रहा है सर? फिर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो हालात और मौका देके मुंह खुला करो। अबे अब तो बता दे, तुझे जिंदा जाना है कि नहीं जाना यहाँ से? पूरा घर खंगाल लिया मैंने, लेकिन तेरा वो फॉर्मूला मिलता ही नहीं। सुन, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो फॉर्मूला दिखने भी नहीं वाला तुम लोगों को, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। सुनत, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी तक। इसने मरने की सोच ही ली है तो मार ही देते हैं ना इसे। मैं मर जाऊंगा ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब मौत सामने दिखती है ना
तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं? सीआईडी सीआईडी? सीआईडी को बेवकूफ समझा तूने। सर इन लोगों को छोड़ना मत। सर ये लोग लाखों लोगों की जान लेना चाहते हैं। अरे कैसे बोल रहा है तू? सीआईडी से? सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जिसकी मौत आई है उसे मरना ही पड़ेगा। दिमाग खराब है तेरा? हाँ? मौत के सामने खड़े होकर मौत को धमकी दे रहा तू? धमकी नहीं है ये, हकीकत है हकीकत। ये देख फ्लाइट के टिकट और वीजा के कागज। आज रात 9 बजे हम लोग अमेरिका भाग जाएंगे। तो फ्लाइट के टिकट और वीजा ये अमेरिका का नहीं है, बड़ी हवेली का है। सोच लो, अगर हम लोग ठीक 9 बजे फ्लाइट नहीं बैठे और हमने फोन नहीं करा, तुम्हारा एक आदमी वो जहर उस पानी की पाइपलाइन में मिला देगा। अगर हम लोग ठीक 9 बजे फ्लाइट नहीं बैठे और हमने फोन नहीं करा, तुम्हारा एक आदमी वो जहर उस पानी की पाइपलाइन में मिला देगा। धमकी नहीं है ये, लाखों लोग मारे जाएंगे, कल न्यूज़पेपर में देख लेना। और तुम सीआईडी वाले ही फंसोगे। ये सच कह रहे सर, ये सच कह रहे। इन लोगों के पास वो जहर है जो थोड़ा सा पानी में मिलाने से लाखों लोगों की जान जा सकती है सर। मगर सर ऐसा कोई जहर बना ही नहीं है। ये गलती मुझसे ही हो गई थी, मैंने ही वो जहर बनाया सर। मगर तुमने वो जहर बनाया क्यों? सर बनाना तो नहीं चाहता था मगर बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने वो जहर डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की, लेकिन विलास ने मुझे रोक दिया। विलास ने क्यों रोका आपको? सर क्योंकि विलास चाहता था कि हम उस जहर पर और रिसर्च करें। वो चाहता था कि उसे और मात्रा में बनाकर हम मार्केट में उतारें, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया सर। तो फिर वो जहर इनके पास पहुंचा कैसे? सर ये लोगों ने वो जहर हमारे लैब से चुराया। ये राम कहानी बंद करो और हमें एयरपोर्ट छोड़ने का इंतजाम करो। 7:15 बज चुके हैं। अब लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट ही बाकी हैं। तू यहाँ क्या खड़ा है? जा फॉर्मूला लेकर आ। जाओ कर, वो फॉर्मूला इन्हें देगा। अगर फॉर्मूला इनके हाथ लग गया तो ये लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लाखों लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज है। जी सर। और विवेक, तुम यहीं करण के साथ रहो, तब तक मैं इन्हें एयरपोर्ट छोड़ता हूं। मगर सर हम इन लोगों पर यकीन कैसे करें? फ्लाइट में बैठने के बाद भी अगर इन लोगों ने उस आदमी को फोन नहीं किया तो वो तो पानी में जहर मिला देगा। यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सर वो फॉर्मूला
इंस्पेक्टर, ये गन यहाँ पर रख दो। अब इसकी ना तुम्हें जरूरत है ना हमें। अपनी गन भी रख दो इंस्पेक्टर। चले। ये तू कहाँ ले जा रहा है? एयरपोर्ट जाने का शॉर्टकट है ये। अरे आधा घंटा तो हो गया है, टाइम पर पहुंचेंगे ना। अरे हर्ष, तू टेंशन क्यों लेता है यार? ये तो सीआईडी की जिम्मेदारी है। फ्लाइट के अंदर तक बैठा के आएगा ये हमें। लेकिन मुझे तो इन सीआईडी वालों के चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा। सीआईडी का बहादुर सिपाही है, ऐसे ही थोड़ी ना टेंशन आएगी इसे। करण जी, आपने उस आदमी को देखा है जो पानी में जहर मिलाने वाला है? नहीं सर। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा एक आदमी है? क्योंकि उपेंद्र ने फोन पे एक आदमी को कहा था तैयार रहना। कितने बजे? यही कोई 6:45 बजे। कितनी देर बात की थी? लगभग 15 सेकंड। हेलो, हाँ देखिए, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी है, प्लीज आपकी मदद चाहिए। लाखों लोगों की जान खतरे में है। 6:45 बजे के आसपास उपेंद्र नाम के आदमी ने किसी को फोन किया था और लगभग 15 सेकंड बात की थी। जी, जल्दी से पता लगाना है कि उसने किसको फोन किया था और वो आदमी इस वक्त है कहाँ। 8 तो बजा है, अभी तक फोन नहीं आया। फरिश्ते। अरे फरिश्ते तो लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं, तू तो आज खुद मौत के मुंह में फंस गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जहर मिलाएगा? हाँ? चल। 8 बज गए। 8 कहाँ पे घुमा रहा है मैं? तू तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोगों को एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ अमेरिका जाने के लिए? हाँ, अब मरेंगे, अब करोड़ों लोग मरेंगे, कोई नहीं बचा सकता हमको मरने से। हर्ष, तू फोन लगा अपने आदमी को, बोल उसको अभी जहर मिलाए पाइपलाइन। लगा फोन लगा। अभी तक तो सीआईडी वालों ने तुम्हारे लोगों को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लिया होगा। लाखों लोगों को मारेगा तू, लाखों लोगों की जान लेगा तू। हाँ, किसी की जान लेना इतना आसान है? मैं हूं सर, मैंने ही धक्का दिया था सुधा को। क्यों धक्का क्यों दिया सुधा को? सर, उसकी जैकेट में तो जहर वाली बोतल छुपी थी सर।
वो मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए। वो जहर वाली बॉटल सुधा की जैकेट में किसने छुपाई थी? अर्श ने छुपाई थी सर। सर जैसे मैंने वहां से बोतल चुराई, वहां बवाल बच गया सर। अरे अब तो बता दो किसने किया ये? आज तक तो इस कंपनी में कभी चोरी नहीं हुई, अब ये भी शुरू हो गया यहाँ पे। अभी बता देगा तो बच जाएगा, नहीं तो नौकरी जाएगी उसकी। यू प्लीज स्टार्ट द चेकिंग। सभी की तलाशी ली जाने लगी सर। और मैंने वहां पर सुधा की जैकेट देखी। और मैंने वो बोतल सुधा की जैकेट में छुपा दी। और सब कुछ चेक होने के बाद मैंने वो बोतल निकालने की बहुत कोशिश की, पर मुझे मौका ही नहीं मिला और सुधा वहां से चली गई। फिर क्या किया तुम लोगों ने? मैंने सुधा के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हमें किसी भी कीमत पे वो जहर की बोतल चाहिए थी। फिर मुझे पता चला कि सुधा का पति अंधविश्वासी है। और इसी बात का फायदा उठाया तुमने। भोलू को फोन करके बोला कि काम पे मत आओ, और उसका भाई बन के वहां पास वाले फ्लैट में गए काम करने। हाँ? और सुधा के घर में शीशा गिरा दिया। फिर तुम सुधा के घर गए जहां बालकनी में वो कपड़े फैला रही थी। हाँ, उसने वो जैकेट धो दी थी। वो जैकेट को टंगी हुई देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उस जैकेट को लोने की कोशिश की, तभी सुधा ने मुझे देख लिया। और उसी खींचातानी में तुमने सुधा को धक्का दे दिया। हाँ सर। और विलास को क्यों मारा? विलास को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने धमकी दी कि वो सीआईडी को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। गुनहगारों को भगवान तो क्या कोई भी माफ नहीं करता। दो बेगुनाह लोगों की जान ली है, कम से कम फांसी होगी। फांसी। ये सब साफ करने गए, समझ गए? ऐसे मौसम में सुबह नहीं हो सकती क्या? अरे मौसम खराब है इसलिए तो तुम दोनों को दुगने पैसे दे रहे हैं फार्म हाउस साफ करने के लिए। अरे साहब ऐसी भी क्या आफत आ गई है कि अब रात भर रुक नहीं सकते। अरे बच्चू ये फार्म हाउस देखने के लिए पार्टी आने वाली है। अगर ये फार्म हाउस पार्टी को पसंद आ गया तो करोड़ों की डील होगी। यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? ये जमीन हमारी है, चलो फुट लो यहाँ से। वाह वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखिए ये जमीन वसुंधरा जी की है, लेकिन आप लोग है कौन? कौन वसुंधरा जी? हाँ, इस जमीन के मालिक हम हैं। सालों से हम ही इसकी देखभाल कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा इस जमीन की देखभाल करने के लिए? देखिए मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं अभी का अभी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को तो जब बुलाया ना, जब जिंदा बचेगा, यहीं मार के इसी जमीन में काट दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गया, समझा? सब तूफान बढ़ रहा है, सब चलो भागो। कोई नहीं जाएगा। अरे भाई साफ करो, मैं कह रहा हूँ ना साफ करो। तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले लगता है। ये नारियल का झाड़ कितने सालों तक खड़ा रहता है, ये गिरा कैसे? अरे ये क्या है? ये कैसे हो गया? ये इंसान का कंकाल है। सब तूफान तो थम गया। ये तूफान तो थम गया, लेकिन इस तूफान का क्या होगा? अगर ऐसे हर प्रॉपर्टी में से कंकाल निकलता रहा तो मेरा प्रॉपर्टी का धंधा ही चौपट हो जाएगा। अगर मुझे पता होता है कि इस प्लॉट में से कंकाल निकलने वाला है तो मैं इस प्लॉट में कदम ही नहीं रखता। तुम लोग सालों से दूसरों की प्रॉपर्टी लपेटने में लगे हुए हो, और ये प्लॉट भी बरसों से बंद पड़ा है। कहीं ये मुर्दा तुम लोगों ने तो निकाल रखा है जमीन पे? इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। ओह, तो जमीन में मुर्दे गाड़ने की आदत पड़ गई इन लोगों। और किन किन लोगों को गाड़ रखा है यहाँ पे? हमने कोई मुर्दा नहीं गाड़ा है साहब, हम सच कह रहे हैं। साहब हमें जाने दीजिए साहब, इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरों की जमीन हड़पना भी एक गुनाह है। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। हाँ सचिन, कुछ पता चला? ये किसी आदमी का कंकाल है। आदमी का है? हाँ सर, कंकाल की घड़ी 9:30 बजे पे अटकी हुई है। 9:30 बजे? इसका मतलब इस आदमी की मौत सुबह 9:30 बजे या रात को 9:30 बजे हुई है। सर हो सकता है इस आदमी का खून फार्म हाउस के अंदर हुआ और उसके बाद यहाँ पे लाके इसे गाड़ दिया गया। हो सकता है। सियोक, ये फार्म हाउस कब से बंद पड़ा है? यही कोई 20 से 25 साल। आजकल जमीन के भाव आसमान को छू रहे, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जमीन बेच दे। इसके लिए उन्होंने तुमको कांटेक्ट किया। तुम कोई पार्टी वगैरह लाओ और ये जमीन बिकवा दो। जी सर, ये मेरा कार्ड है। अगर आपको कोई जमीन खरीदनी या बेचनी हो
तो सर मुझे याद कीजिएगा। पहले इस मुर्दे का हिसाब किताब कर ले। जी सर। ये देखिए सर, चेन का टुकड़ा और ये पेंडेंट मिला इसके पास से। इस मुर्दे का ही होगा, पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। एक काम करते हैं, फार्म हाउस को अंदर से चेक करते हैं। सुयोग। हाँ हाँ सर। फार्म हाउस की चाबी दो। सर अगर ये खून बहुत साल पहले हो चुका है तो क्या अभी भी यहाँ कोई सुराग बचा हुआ होगा? अगर खून वाकई फार्म हाउस के अंदर हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। अगर डिटेक्टिव की नजरें तेज हो तो सालों के बाद भी कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे खून ही पकड़ा जाए। एक बात देखी सचिन? हाँ सर, इस चेयर के ऊपर चादर नहीं है। घर का जितना भी फर्नीचर है सबके ऊपर चादर गिरी हुई है, सिर्फ इसी कुर्सी के ऊपर नहीं है। इसका मतलब घर का मालिक जब यहाँ से गया उसके बाद यहाँ पे कोई आया, उसने इसके ऊपर से चादर हटाई और शायद इसके ऊपर बैठा। मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है। शायद उसी हादसे में ये चेयर गिरी है, तब से लेकर आज तक ऐसे ही पड़ी हुई है। शायद किसी का इंतजार कर रही है कि अपनी कहानी सुना सके। मिट्टी की परत जमी हुई चेयर के पीछे, ऐसा लगता है तब से लेकर आज तक सफाई हुई नहीं। खून होने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई सबूत वैसे के वैसे ही पड़े होंगे। इतने सालों के बाद भी सर। टूटी हुई चेन का टुकड़ा, कहीं उसी चेन का टुकड़ा तो नहीं जो चेन और पेंडेंट हमें कंकाल के हाथ में मिला था? उसी का बचा हुआ हिस्सा तो नहीं? ये क्या है? कुछ निशान है, किसी की उंगलियों के निशान लगते हैं। रेडी, एक काम करो, सब बाहर जाओ और इस पे टॉर्च मारो बाहर से। उंगलियों के निशान है, मगर ये उंगलियों के निशान यहाँ पे आए कैसे? क्या हुआ क्या यहाँ पे? सवालों का जवाब ये निशान ही देंगे। इनको अगर यहाँ उठाया तो शायद खराब हो सकते हैं। एक काम करो, ये पूरी की पूरी खिड़की उखाड़ लो और फॉरेंसिक लैब भेज दो। इस फार्म हाउस के मालिक को बुलाओ। वसुंधरा जी, फार्म हाउस आपका ही है ना? जी, ये मेरे हस्बैंड विक्रम और ये मेरे भाई रोहित। ये हो क्या रहा है आपके फार्म हाउस में? आपको मालूम है हमें यहाँ पे क्या मिला है? क्या मिला है सर? आपके ऑफिसर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। हाँ, इन्हें जरा चुप रहने की बीमारी है, पता ही नहीं चलता कि कब चुप रहेंगे और कब बोलने लगेंगे। वैसे अब तुम बोल सकते थे अभी। थैंक यू सर, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। हम आपके फार्म हाउस की कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं जो अभी कुछ ही देर पहले हमने खींचे। ये देखिए। आदमी का कंकाल? जी हाँ, आदमी का कंकाल हमें यहाँ मिला है, जो आपकी जमीन में गड़ा हुआ मिला। यहाँ तक कि इसके ऊपर ये नारियल का पेड़ उगाया। नारियल का पेड़ सर? जी हाँ, नारियल का पेड़। है ना कमाल की बात कि एक आदमी जाके जमीन में सो जाता है, जबकि जमीन के ऊपर इतनी सारी जगह है सोने के लिए। क्या जवाब है आपके पास? इस बारे में मैं हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए वसुंधरा जी, कौन है? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है? इन्हें या फिर इन्हें? देखिए सर, हम शरीफ लोग हैं, हमारा इस कंकाल से कोई संबंध नहीं है। ये शराफत की किताब जरा बंद करो, तुम समझे? इस कंकाल का ध्यान करो,
जो भीख मांग रहा है, पूछ रहा है कि कौन हूं मैं। अब देखिए सर, हम तो कई सालों से यहाँ आए भी नहीं है। ये भी कई सालों से यहाँ पे लेटा पड़ा है और कई सालों पहले ही इसका खून हुआ है, समझे? खून? जी हाँ, खून ही है ये, वरना इस नारियल के पेड़ के नीचे 3 गज जमीन के अंदर पड़ा नहीं होता ये। दरअसल ये फार्म हाउस मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था 1980 में। उसके बाद हम कभी कभार यहाँ पिकनिक मनाने आया करते थे, लेकिन 1986 के बाद हम में से यहाँ कोई नहीं आया। मतलब 25 सालों से ये फार्म हाउस सुनसान पड़ा था। कोई वॉचमैन या केयरटेकर नहीं है क्या? जगत नाम का केयरटेकर था तो सही, लेकिन उसने भी अचानक नौकरी छोड़ दी और अब वो कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। एक केयर टेकर अगर काम छोड़कर चला गया तो दूसरा नहीं ढूंढ सकते थे? इस जगत का कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर है आपके पास? मेरे पास एक नंबर तो है, बहुत पुराना नंबर है, वो पता नहीं काम कर भी रहा है कि नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे। वसुंधरा जी, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोग शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। जी हाँ सर, डॉक्टर सालोंके ने ये चेन और पेंडेंट अच्छी तरह से साफ किए हैं। वेरी गुड। क्या लिखा है इस पेंडेंट के पीछे? तो डेट लिखी है 5/11/1965। सर, ये किसी की बर्थ डेट या फिर मैरिज की डेट हो सकती है। अरे आगे क्या है ये? तो किसी भाषा का कोई अक्षर लगता है। स्पेशल ऑर्डर से ही बनवाया होगा। 5/11/1965। पता करते हैं आज से 46 साल पहले किसने बनवाया ये पेंडेंट और कहाँ बनवाया था। इसकी हड्डियां पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, मतलब ये पूरा ग्रोन अप था। 40 साल के आसपास का था ये। सालों के मुर्दे की इस हालत को देखे तो बता सकता है ना कि खून कैसे हुआ इसका? हाँ, चाकू की वजह से। ये देखो, यहाँ बॉस इसकी छाती पर चाकू लगा और ये चाकू बिल्कुल पीठ तक चला गया है। लंबा चाकू था, बहुत खून बहा हुआ इस बेचारे का। सर, अब आप आज तो बता ही सकते हैं कि इसकी मौत कब हुई? आपने ये नई मशीन मंगवा रखी है? हाँ दया, इसकी हड्डियों की कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही खास किस्म का स्पेक्ट्रोमीटर है। और सालों के मुर्दे के डीएनए का भी पता चल सकता है? हाँ बॉस, मुर्दे के डीएनए के भी पता चल सकता है और मुर्दा मरा कब ये भी पता चल सकता है। अभिजीत, तू ट्रे देना। या ये हड्डी के पाउडर से पता चल जाएगा डॉक्टर साहब कि इसका खून कब हुआ है? देखते जाओ तो। और देखो, शरबत बनाएगा ये। ड्रॉपर से? हाँ, पीता भी ड्रॉपर से ही। अब ये मशीन कैलकुलेट करके बता देगी कि इस आदमी के शरीर में कितना कार्बन है और उससे ये पता चल जाएगा कि इसकी मौत को कितना वक्त हो गया। मेहरबान कदरदान, ये देखिए, बच्चे लोग ताली बजाएंगे और बूढ़े लोग वो ऐसे ही रहेंगे। 25 साल बॉस, इस आदमी को मरे हुए 25 साल हो गए। 25 साल मतलब
1986-87 की बात है। 25 साल पहले तो हम लोग सीआईडी में भी नहीं थे। कोई बात नहीं सर, हम लोग 1986 के खूनी को भी ढूंढ निकालेंगे। और क्या सोलंकी, इस हाथ के निशान का क्या हुआ? उंगलियों के निशान मिले इसमें से? नहीं बॉस, अभी नहीं, वो जरा ध्यान से निकालने पड़ेंगे। जरा सी भी गलती हुई तो ये निशान ही हाथ से निकल जाएंगे। वैसे मैंने इस खून में से इसका डीएनए निकाल लिया है, ये रही रिपोर्ट। 344 KGH99 591 MCP11। यार ये खूनी का डीएनए और मुर्दे का डीएनए अलग अलग है। हाँ बॉस, ये मुर्दा तो बेचारा खूनी नहीं है, ये जो कांच पर खून लगा हुआ है ये तो किसी और का ही है। इस खूनी के हाथ खून से रंगे हुए थे जब वो वहां से भागा। सालुंके साहब प्लीज इस खूनी की उंगलियों के निशान किसी तरीके से निकाल के हमें दे दीजिए। अरे सर, बस यही एक सहारा है ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तारिका जी से पूछो ना। सर, मुर्दे का चेहरा बन गया। इतनी जल्दी चेहरा भी बन गया? अरे वाह। अभिजीत, उन तीनों को ही चेहरा दिखाओ, देखो पहचानते हैं क्या। ऐसा कभी हो सकता है क्या सर? हो सकता है नहीं, हो गया है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि किसी कंकाल को देखकर किसी का चेहरा बनाया जा सकता है। अंग्रेजी फिल्मों में होते हुए देखा था। इंडिया में भी ऐसे चमत्कार होते हैं रोहित जी। मुजरिमों को पकड़ने का साइंस काफी आगे बढ़ चुका है। खून करके कोई आसानी से छूटने वाला नहीं है, समझे? ये फोटो देखिए ध्यान से। पहले कभी देखा है क्या इसे? ऐसे देखा हुआ लगता तो नहीं सर। विक्रम जी, अगर 25 साल पहले देखा भी होगा तो कहाँ याद आने वाला है? आप? मैंने भी पहले कभी नहीं देखा इसे। न जाने ये मेरे फार्म हाउस में घुसकर कर क्या रहा था। इसे मार के आपके फार्म हाउस में गाड़ा गया था। कोई ना कोई तो संबंध जरूर होगा आप लोगों का। नहीं नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। शायद कोई बाहर का आदमी लगता है। क्या है ना, फार्म हाउस सुनसान पड़ा था, मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस आया होगा। ऐसा लगता है क्या आपको? एक बार पता चल जाए कि आदमी है कौन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत देर कर दी आने में। मेरे पति जगत की मौत तो 25 साल पहले हो चुकी है। 25 साल हो गए मौत को? कब मौत हुई इनकी? 12 फरवरी 1987 को। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था। सड़क पर चलते चलते किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। एक ट्रक ने टक्कर मार दी? जी हाँ। पर आप सब लोग 25 साल बाद उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या कोई पैसे देने थे क्या? पैसे की कोई बात नहीं है, दरअसल हमें कुछ पूछना है। पूछताछ किस बारे में? क्वींस रोड पे जो फार्म हाउस है 69 नंबर का, आपके पति जगत वहीं पे केयर टेकर थे ना? हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली उस फार्म हाउस में हमें एक कंकाल मिला है। कंकाल? जी हाँ, एक आदमी का कंकाल। पर उसका जगत से क्या लेना देना? देखिए माई जी, हमें ऐसा लगता है कि जगत का उस कंकाल से कुछ लेना देना था। जगत तो अब इस दुनिया में नहीं है। सच बोलने में कुछ बुराई नहीं है। आप कुछ कहना चाहती है? शराफत की जिंदगी जीने से पहले जगत कई बार जेल जा चुका था। जेल किस लिए? चोरी चकारी, मारपीट वगैरह। पर मैंने उसे अपनी कसम दिलाकर कहा था कि ये सब छोड़ दे, इसीलिए तो उसने फार्म हाउस की नौकरी कर ली। एक्सीडेंट से पहले जगत को कोई टेंशन वगैरह थी? जी नहीं, पर अक्सर वो घर देर से आने लगा था और फिर उसने फार्म हाउस की नौकरी भी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ दी थी अचानक? आपने पूछा नहीं था क्या? कह रहा था कि वक्त आने पर बता देगा, पर वक्त आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये फार्म हाउस की नौकरी जगत ने कब छोड़ी थी, आपको कुछ याद है क्या? यही मरने के कुछ 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जगन की मौत हुई थी 12 फरवरी को, मतलब 10 फरवरी को उसने ये काम छोड़ा। सिर्फ ये ऐसा तो नहीं कि ये फार्म हाउस वाला खून 10 फरवरी को हुआ हो? ऐसा ही लगता है। जगत के एक्सीडेंट की एफआईआर तो दर्ज हुई होगी, उसी से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सर। गुस्सा क्यों आ रहा तुम्हें? ये जगत ही था
जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था, मगर ये खुद ऊपर वाले के पास पहुंच गया है। अब हमें खूनी तक कौन लेके जाएगा सर? बड़ा टेंशन है सर। ये बात तो है फ्रेडी। दया जगत की मौत 12 फरवरी 1987 को हुई, खून होने के 2 दिन बाद में। इससे एक बात तो साफ है सर कि वो कंकाल जगत का नहीं था। दया अगर मान लिया कि वो कंकाल जगत का नहीं है, फिर भी उस कांच के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं, मुझे तो लगता है वो जगत के ही होंगे। मगर सर, जगत की लाश का अंतिम संस्कार तो 24 साल पहले हुआ था, तो फिर ये कहीं जगत की पत्नी ने हमें बताया था ना सर कि जगत एक मुजरिम था, तो पुलिस रिकॉर्ड्स में उसके उंगलियों के निशान होंगे। और हमें पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, और इस ड्राइवर को भी ढूंढना होगा दया, जिसने अपने ट्रक से जगत को उड़ा दिया। दया, ये जगत का एक्सीडेंट नहीं है, जगत का खून किया गया है। हाँ सर, खूनी को डर लगा होगा कि ये जगत कहीं उसकी पोल न खोल दे, इसीलिए मरवा दिया उसे। सर ये भी हो सकता है कि जगत को किसी ने खून करते हुए देख लिया हो, तो जिस आदमी को जगत ने मारा उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने जगत को भी मरवा दिया। सर मिल गया। क्या मिल गया? सर, इस पेंडेंट का डिजाइन मैंने इंडिया की सभी पुरानी ज्वेलरी शॉप से भेजा था। फिर? सर ये पेंडेंट जस्टिना ज्वेलरी शॉप चेन्नई में बना है। ओह, जस्टिना ज्वेलरी शॉप चेन्नई। रेडी, बाहर जाओ। सर वो ये रही सर 1987 की फरवरी की फाइल। जगत कुमार के रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट इसी में है। वो तो अच्छा हुआ कि आपने ये फाइल जल्दी मांग ली। अगर ये फाइल आप 6 महीने बाद मांगते तो इसका कोई भी पन्ना पढ़ने लायक नहीं रह जाता। इतने सारे फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स है उन्हें कंप्यूटर में डलवा दीजिए ना, समय के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ये देखो दया, जगत के एक्सीडेंट की रिपोर्ट। जगत का एक्सीडेंट पेरल रोड पे हुआ, कोई केतन नाम के ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया इसे। एक मिनट सर, पेरल रोड पे ट्रक का एक्सीडेंट? हाँ सर, पेरल रोड पे ट्रक वगैरह और हैवी व्हीकल्स के आने जाने की मनाही है सर, तो ये ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हुआ वहाँ? सर शायद 1987 में वहाँ पे ट्रक्स चलते रहे होंगे। नहीं निखिल, पेरल रोड छोटी सी रेसिडेंशियल रोड है, वहाँ पे शुरू से ट्रक और बस वगैरह आते जाते नहीं है। तो इसका मतलब है दया, हमारा शक सही है, ये जगत का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जगत का खून किया गया। और ये केतन, ये देखो, ये जमानत पे छूटा था, लेकिन उसके बाद वो फरार है, गायब है अब तक। मतलब 100% ये खून का मामला है सर। किसी ने केतन को पैसे दिए जगत को ट्रक से उड़ाने के लिए। हाँ, पता लगाना पड़ेगा दया, इस ट्रक का मालिक है कौन। जैसे जैसे धूल का एक एक कण खून के ऊपर से हटता जा रहा है, वैसे वैसे खूनी का चेहरा सामने आता जा रहा है। चेहरा? कांच के ऊपर उसकी फोटो चिपकी हुई थी, मुझे कैसे नहीं दिखी? पीछे पीछे। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, समझे? और वैसे अगर 5-10 ग्राम अकल ज्यादा होती ना तो समझ में आ सकता था। मेरी अकल का खूनी के फिंगरप्रिंट से क्या लेना देना? एक फ्रेडी, 1 मिनट। जैसे जैसे फिंगरप्रिंट साफ दिखने लगेंगे, फांसी का फंदा खूनी तक पहुंचने लगेगा। 25 साल से जो खून इस कांच पर चिपका हुआ है वो इस धूल की वजह से ही है। आंधी, तूफान, बरसात सब में बचा रहा है। अब ये धूल निकालते वक्त में ही इसी बात से डर रहा हूं कि कहीं धूल के साथ साथ ये निशान भी ना निकल जाए। हाँ, साड़ू साहब, इतने प्यार से तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड के कान में भी नहीं फूंक मारी होगी। तारिका, बाकी का काम तुम देख लो। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। भैंस? 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 तुम्हें तो नहीं बोला? हाँ? डॉक्टर साहब, आपने मुझसे कहा? देखो, तुम लोग सीआईडी ऑफिसर हो, सिर्फ सीआईडी ऑफिसर, भगवान नहीं हो तुम लोग। और अगर ये निशान किसके नहीं पता चलेगा तो खूनी मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा सारू के साहब, नहीं मिलेगा। हमने कब कहा?
हम तो इतनी इंपॉर्टेंट बात में गर्लफ्रेंड कहां से आ गई? आप जाने दीजिए ना डॉक्टर साहब, नादान है बेचारा अभिजीत। नादान? तारिका, तुम समझाओ ना इसे। अब मैं क्यों? ये निशान, ये तो बहुत साफ साफ दिखने लगे हैं। हाँ, बहुत साफ दिख रहे हैं। सारंग के साथ फोटो ले लें। मैं यही करने वाला था, तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर साहब, वो तारिका ने बहुत कुछ सिखा दिया इसे। ये लोग हर रोज गला साफ हो गया सब लोगों का? तो फिर कुछ काम की बात कर लें। बात क्या करनी सर, काम कर लेते हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ। ये फोटो लेनी है, ये कैमरा जो है ये मैं लगा देता हूँ सर। ये फोटो तो ले लो सर। बस सर, फिंगरप्रिंट्स एकदम क्लीन है। मतलब काम हो गया? देखते हैं। ये जितने भी फिंगरप्रिंट्स आए हैं, इन सबको एक साथ मिला के देखें तो हमारे पास एक अच्छा प्रिंट तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं वही कर रही हूँ। हो गया सर, फर्स्ट क्लास। अच्छा, वेरी गुड। अरे तो तारिका, तुम खड़ी क्यों? अपने रिकॉर्ड में जितने भी अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स उनसे मैच करके देखो ना जल्दी से। एक मिनट सारंग साहब, एक मिनट। काम आराम से करना चाहिए। तारिका जी, आपको कुछ मिला? हाँ, मैच हो गया है। ये उंगलियों के निशान जगत के हैं। अरे हाँ बॉस, ये उंगलियों के निशान तो जगत के ही हैं। मतलब ये खून जगत ने किया? ये अच्छा हुआ, केस खत्म हो गया। जगत ने खून किया, जगत मर चुका है। हम घर चलते हैं। बाय बाय सालून के साहब। रेडी? जल्दी घर जाएगा तो भाभी मारेगी। सर, ये बीच में भाभी कहां से आ गई सर? क्योंकि केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक पता नहीं चला है कि जगत ने किसका खून किया। This is the best gift for your wife, sir. मिस्टर स्वामी। Yes, sir. I'm Senior Inspector अभिजीत, CID मुंबई। Welcome to Chennai, sir. आपसे ही फोन पे बात हुई थी? जी सर। वो जरा कैटलॉग दे। ये वही डिजाइन है ना सर, जिसका आपने ईमेल किया था मुझे? ये देखिए, ये पेंडेंट आपकी ही दुकान का बना है ना? नादन की कोपी। ये नादन यार है? ಇದು ಪನ್ನಿನವರೇ ನಾದಂದ। सर, ये पेंडेंट पहली बार किसी नादन नाम के कारीगर ने बनाया था, जो अभी भी इनके दुकान में काम करता है। 25 साल के बाद भी यहाँ पे काम करता है। सर, ಕೂಟಿಂಗ್ಲ ಸರ್। CID मुंबई। वणक्कम सर। नमस्कार। इनसे पूछना सर, ಇದು ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ பண்ணாங்க? सर, ये जो डिजाइन है ये एक्चुअली एक अल्फाबेट है सर। अल्फाबेट है? जैसे ही अंग्रेजी में ABCD है ना, वैसे एक तमिल में एक अक्षर है। तो ये कौन सा अक्षर है? सी का सर। ABCD वाला सी है ना, वो सी तमिल का सी है सर। अरे जरा इनको पूछो, याद आया क्या किसके लिए बनाया था? இதுக்கு யார் கால் பண்ணிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா சார்? இந்த பெண்டன்ட் ஒரு மேடம் தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்காக பண்ணாங்க. அவரோட बर्थडे கூட 5th नवंबर 1965 பாருங்க. नादन कह रही एक औरत अपने पति के लिए ये पेंडेंट बनवाने आई थी। उनका पति का जन्मदिन 5 नवंबर 1965, जो ये पीछे लिखे गए सर। हाँ, वो तो हमें मालूम है। जरा इनसे पूछिए वो लोग कहाँ रहते थे? அவங்க எங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? எங்க வசிக்கிறாங்க? ஞாபகம் இல்ல सर, उनको मालूम नहीं सर।
आपको मालूम है कहाँ रहते थे? नहीं सर। ठीक है, कम से कम 2 बातें तो पता चल गई। एक तो इस आदमी का नाम सी अक्षर से शुरू होता है, और अगर 1965 में पैदा हुआ था तो 87 में 22 साल का होगा, और इस वक्त करीब 46 साल का होगा। हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1965 5 नवंबर को कितने लोग पैदा हुए थे यहाँ पे जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? जी आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए। पापा यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सीआईडी वाले आए हैं और किसी केतन नाम के ड्राइवर के बारे में पूछ रहे हैं। और कितनी देर लगेगी? जी वो पास में ही है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने जब उन्होंने केतन का नाम सुना? सर, उस आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी ही थाली में खाया और उसी में छेद भी किया, और कोई छोटा मोटा छेद नहीं, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि आज तक मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूँ। अदालत के चक्कर? जी हाँ। सन 1987 में केतन की ट्रक चलाने की लापरवाही की वजह से जगत नाम का एक आदमी मारा गया। केतन पे तरस खाकर मैंने उसकी जेल से जमानत करवाई, फिर उसने मुझे ही चूना लगाया और भाग गया, और आज तक वापस नहीं आया। हमें शक है कि जगत की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, केतन ने जानबूझकर ट्रक के नीचे कुचल दिया। पर वो ऐसा क्यों करेगा? अब इस क्यों का जवाब तो एक ऐसे कंकाल से जुड़ा हुआ है जिसका खून 10 फरवरी 1987 को हुआ था, यानी कि केतन के एक्सीडेंट करने के ठीक 2 रात पहले उसी एक्सीडेंट में ये जगत भी मारा गया था। और ये जगत एक फार्म हाउस का केयरटेकर है, और उसी फार्म हाउस में हमें एक कंकाल मिला है। हे भगवान, केतन ने मुझे कौन सी नई मुसीबत में फंसा दिया। केतन के भाग जाने के बाद कभी कोई खबर सुनी उसकी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, शायद उससे कोई मिलने आया हो। मिलने? हाँ याद है, उसके भाग जाने के कुछ दिनों बाद एक आदमी उसे मिलने आया था। कौन था वो? नाम वगैरह तो पता नहीं, बट वो दिखने में अमीर था। कोई और खास बात? नहीं, वो बैसाखी के सहारे चल रहा था। बैसाखी के सहारे चल रहा था? उसके पैर में या घुटने में चोट आई थी। वो कह रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है, पर उसके शरीर पे कहीं पे भी कोई खरोच नहीं था। एक अमीर आदमी जो बैसाखी के सहारे चल रहा है, एक ड्राइवर से मिलने आया है, पर क्यों? सर, हम लोग सेंसस हर साल अपडेट करते हैं। आखिरी अपडेट हुआ था 2011 में। फिर तो हमें इस सी अक्षर वाले का लेटेस्ट एड्रेस और नंबर भी मिल जाएगा। ये बात तो तय है कि ये आदमी इसने पेंडेंट चेन्नई में बनवाया और फिर यहाँ से मुंबई गया, उस फार्म हाउस में जहाँ पे उसका खून हुआ है। ओके ओके, थैंक यू मिस्टर चिन्मय, थैंक्स। सर, सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है, जिनका जन्म 5 नवंबर 1965 को हुआ, उन सबसे पता कर लिया है। फरवरी 1987 को कोई भी मुंबई नहीं गया था सर। सबसे बात होगी? नहीं सर, एक चंदर है जिसका कोई नंबर ही नहीं है। चंदर, इस चंदर का तो 1986 के बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं। 1986 के बाद से? कहीं ये पेंडेंट इस चंदर का तो नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो पुराना एड्रेस लिखा है चंदर का, यहाँ चलते हैं, देखते हैं वहां कुछ पता चलता है क्या। लगता है पूरा घर सालों से बंद पड़ा है, चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। विश्वनाथ जी। हाँ सर। ये जो पड़ोसी खड़ा है ना? हाँ सर। उसको जरा लेके आइए। एक मिनट। वांगे भयपड़ा वांगे साहब, ये घर कितने सालों से बंद पड़ा है? आप जरा इनसे पूछे कि चंदर को जानते हैं क्या? इस घर में किसी को आते जाते देखा है क्या? சந்திரன் உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா? அப்புறம் யாராவது இருந்தாங்களா? இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இங்க வந்தது கிடையாது. ரொம்ப வருஷமா இந்த வீடு பூட்டி தான் இருக்கு. முன்னாடி ஒரு பொண்ணு இருந்தா, திடீர்னு அவளும் காணாம போயிட்டா. क्या क्या कह रहे हैं? सर, ये कह रहे हैं कुछ सालों से तो यहाँ कोई भी नहीं आया। कुछ वक्त पहले एक औरत रहती थी जो एक दिन अचानक चली गई सर। सर, कहीं ये औरत चंदर की वाइफ तो नहीं, जिसने वो पेंडेंट बनवाया था चंदर के लिए? हो सकता है। ये औरत अकेली रहती थी? அவங்க தனியா இருந்தாங்களா இல்ல யார் கூட தங்கி இருந்தாங்களா? முன்னாடி புருஷன் பொண்டாட்டி இருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த பொண்ணு மட்டும் தனியா தான் இருந்தா. திடீர்னு புருஷன் செத்தான்னு நியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணும் திடீர்னு காணாம போயிட்டா। सर, कह रहा है पहले पति पत्नी रहते थे, पति की मौत की खबर के बाद अचानक कहीं चले गए सर। चंदर की फोटो दिखा। இவரை தெரியுங்களா? இதை பார்த்துருக்கீங்களா? நான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் பார்த்தது கிடையாது। सर, इनको मालूम नहीं सर। एक काम करते हैं, घर को अच्छी तरीके से चेक करते हैं।
चाय के बगान के पेपर है। गुड टी गार्डन। ये चंदर चाय के बगान में काम करता था। सर ये देखिए, चंदर के कुछ एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट मिली है सर। चंदर का एक्सरे मिल गया। अब पता चल जाएगा कि वो कंकाल चंदर का है या नहीं। सर ये चंदर एक टी एस्टेट में मैनेजर का काम करता था, तो फिर इस केस में इसका क्या संबंध हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है कि जो पेड़ के नीचे से हमें स्केलेटन मिला था वो कंकाल चंदर का ही। देखें डॉक्टर तारिका क्या बताती है, बहुत मेहनत कर रही हैं। चंदर का एक्सरे उस कंकाल के साथ मैच हो जाए तभी कुछ पता चलेगा। मुझे तो काफी विश्वास है उनपे। हाँ हमें भी है, हम सबको है विश्वास। क्यों फ्रेडी? आपने कुछ बोला सर? कहाँ खो गए थे तुम? अरे सर क्या बताऊं सर, वाइफ ने एक लिस्ट दी थी सामान लाने की, वो खो गई है सर। अभी याद करने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन सा सामान लाना है। चंदर का नाम सुना है? हाँ सुना है ना सर, इसी केस में सुना है सर। अगर वो कंकाल चंदर का था तो उसका ये पेंडेंट क्राइम सीन पे क्या कर रहा था सर? तो वो तो हमें कंकाल के गले में से मिलना चाहिए था। करेक्ट, वही तो फ्रेडी। अगर वो कंकाल चंदर का है और ये पेंडेंट वो भी चंदर का है, तो फिर ये पेंडेंट उस कंकाल के मतलब चंदर के गले में होना चाहिए था। उसके हाथ में कैसे आया? मतलब सर ये चंदर विक्टिम नहीं, खूनी है, और वो कंकाल किसी और का है। जिस किसी का भी है उसके साथ चंदर की हाथापाई हुई होगी, और उसी चीना झपटी में चंदर का पेंडेंट उस आदमी के हाथ में आ गया। इसीलिए तो ये पेंडेंट उस कंकाल के साथ पेड़ के नीचे मिला है। सर अगर चंदर ने ये खून किया है तो वो जरूर कहीं छुप के बैठा होगा। काफी सालों से फरार है सर ये। वो जो चंदर के डिटेल्स हमें मिले हैं, वो फाइल कहाँ पर है? समय लाता हूँ फाइल। हाँ सर फाइल। अभिजीत एक बात नोट की तुमने? ये देखो, इन डिटेल्स के मुताबिक चंदर का ये फोटो 25 साल पुराना होना चाहिए। 25 साल पुराना, लेकिन फोटो को देखकर लगता तो नहीं 25 साल पुराना फोटो ही है। मतलब सर किसी ने ये फोटो बदल दी है? किसी ने नहीं विवेक, चंदर ने फोटो बदली है ये, चंदर ने। क्योंकि वो जानता था कि हम उसका ये फोटो देखकर उसे पहचान लेंगे और वो पकड़ा जाएगा। सर जिस चाय के बगान में ये चंदर काम करता था वहां से हमें उसकी असली फोटो मिल सकती है। सर आपको याद है वो ट्रक कंपनी का मालिक किसी आदमी के बारे में बता रहा था, वही जो ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछने आया था? वो बैसाखी वाला आदमी ना अभिजीत, जो एक पैर से लंगड़ा रहा था। हाँ सर वही। हो सकता है कि उसका भी कुछ हाथ हो इस खून में। हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसका एक्सीडेंट हुआ था अभिजीत, तो उसने जरूर किसी हॉस्पिटल से सर्जरी करवा ली होगी। हेलो तारिका जी, क्या मैच? चंदर का एक्सरे उस कंकाल के साथ मैच नहीं हुआ? ओह यही हमें भी शक था। बाद में बात करता हूँ। ओके सर सुना आपने, जो हम सोच रहे थे वही हुआ। वो कंकाल चंदर का नहीं है, वो किसी और आदमी का है सर। अभिजीत एक काम करो, तुम और सचिन उस टी प्लांटेशन में जाकर पूछताछ करो, और दया उस पुराने फार्म हाउस के आसपास जितने भी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स हैं वहां जाकर के पता करना होगा कि फरवरी 1987 में किसी ने हिप सर्जरी या जॉइंट सर्जरी करवाई थी क्या? हेलो सर। हेलो डॉक्टर सिद्धार्थ, वो रिपोर्ट रेडी है? जी हाँ, फरवरी 1987 में जितने भी ऑपरेशन हुए थे वो सारे रिपोर्ट्स इस फाइल में। थैंक यू। 9 फरवरी को 2 ऑपरेशन हुए थे, एक पैर का और एक घुटने का, और 10 फरवरी की रात हिप जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। सर 10 फरवरी की रात मतलब उसी रात को ना, जिस रात को खून हुआ था? हाँ। ओह, तो इसने कराई थी ये सर्जरी? हाँ जी, ये स्टेट में गए थे तो क्या पता चला? ओह ये बात है। डिब्रूगढ़ में मिसेस मेघना से मेरी मीटिंग फिक्स करो, अगले 6 महीने का बजट डिस्कस करना है। मैं बाद में बात करता हूँ। जी कहिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। नाम तो सुना ही होगा। सीआईडी? जी सुना है, वही जो चोरों और खूनियों को पकड़ते फिरते हैं। लेकिन हमारे चाय के बागान में सीआईडी का क्या काम? आपके चाय के बागान में नहीं, बल्कि क्वींस रोड पे वो जो 69 नंबर का फार्म हाउस है ना, वहां से हमें एक कंकाल मिला है, और वो भी 25 साल पुराना। 25 साल पुराना कंकाल 69 नंबर के फार्म हाउस में? मगर इससे हमारा क्या वास्ता? देखिए हमें शक है कि इसका खून चंदर नाम के एक आदमी ने किया है, जो 1985 में आपके चाय के बागान का मैनेजर था।
1985 में मैनेजर का काम, मगर अब तो नहीं करता ना? लेकिन अब ये कहाँ है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। इसका कोई फोन नंबर एड्रेस वगैरह है? जी सॉरी, इस तरह तो यहाँ कई लोग आए और काम करके चले गए, इतना पुराना रिकॉर्ड बताना मुश्किल है। आप जरा इस चाय के बागान के मालिक का एड्रेस दीजिए, हम उनसे पूछ लेंगे। बागान के मालिक की तो काफी साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। बागान के मालिक की मौत हो गई? जी। तो फिर ये चाय का बागान कौन चला रहा है? इस बागान को अब एक ट्रस्ट चलाता है। अच्छा, मौत कब हुई थी बागान के मालिक की? जी फरवरी 1987 में। फरवरी 1987? जी सर, मुझे तो लगता है कि ये सारी मौतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बागान के मालिक की कोई फोटो है आपके पास? जी देखता हूं मैं। जी ये रही। अरे ये है बागान का मालिक। क्या बात है सर, अचानक आप लोगों ने हमें यहाँ इस तरह क्यों बुला लिया? हमें एक खूनी की कहानी सुनानी थी, और कहानी सुनने के लिए कोई तो चाहिए ना। खूनी की कहानी? खूनी मिल गया क्या? जी हाँ। कौन है खूनी? वो भी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। उससे पहले आप दोनों को हमारे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम? कैसा गेम? विवेक, इन लोगों को गेम के रूल समझा दो जरा। यस सर। देखिए गेम बहुत ही सिंपल है, एक्सरे एक्सरे। सबसे पहले आप डॉक्टर साहब इन दोनों के ही एक्सरे निकालेंगे। हम दोनों के एक्सरे? जी हाँ। क्यों भाई? हम लोग एक्सरे देखकर खूनी का नाम बता देंगे, फिर खूनी दया सर की दवाई पिएगा। हमें दवाई भी पीनी पड़ेगी? जी हाँ, आप लोगों को मेरी दवाई पीनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं आपको कि मेरी दवाई बहुत मीठी होती है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मिस्टर विक्रम। डॉक्टर साहब, इन दोनों के हिप बोन का एक्सरे चाहिए हमें। अभी पता चल जाएगा कि आप दोनों के हिप बोन की सर्जरी हुई है कि नहीं। हाँ ले लीजिए डॉक्टर साहब एक्सरे, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम डरे क्यों? नहीं रोहित, ये सीआईडी से है तो क्या हो गया? आप सीआईडी से हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप हमारे ऊपर जबरदस्ती कुछ थोपेंगे। मैं नहीं देता कोई एक्सरे फैक्सरे। ठीक है, मत दीजिए एक्सरे, क्योंकि हमें मालूम है कि खून आप ही ने किया है। खून मैंने? जी हाँ, ये रही डीएम हॉस्पिटल की रिपोर्ट। इसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट, फरवरी 1987 को आपने इसी हॉस्पिटल में अपने हिप की सर्जरी करवाई थी। और वसुंधरा जी, इस फॉर्म पे आपके सिग्नेचर है, देखिए। विक्रम ने अगर सर्जरी कराई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खून विक्रम ने किया है। हमने कब कहा कि खून इस विक्रम ने किया है? हम तो ये कह रहे हैं कि खून विक्रम ने किया है। और ये फोटोग्राफ देखिए। हाँ, हमें ये फोटो चाय के बागान के ऑफिस के दीवार पे टंगी हुई मिली थी, जिसके मालिक विक्रम और वसुंधरा जी थे। पर सर ये आदमी कौन है? ये वही आदमी है जिसके कंकाल की फोटो हमने तुम लोगों को दिखाई थी। ये आदमी है कौन? ये असली विक्रम। पर विक्रम तो मैडम आपके सामने खड़ा है। विक्रम नहीं, चंदर है, चंदर, समझे? चंदर? हाँ चंदर। छोड़ दो मुझे। एक्टिंग करते करते अपना असली नाम भूल गए तुम? हाँ? छोड़ दो उसे, वरना मैं गोली चला दूंगी। क्या कर रही हो तुम चुप रहो। सीआईडी ऑफिसर पे गन ताने की? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर ये दोनों मुजरिम हैं। दरअसल मैंने कभी विक्रम को देखा ही नहीं था, इसीलिए इन लोगों ने मेरे साथ ये खेल खेला। बताओ, क्यों खेला तुम लोगों ने ये खेल? क्यों मारा विक्रम को? अगर हम विक्रम को नहीं मारते तो वो मुझे मार देता। विक्रम तुम्हें मारना क्यों चाहता था? पैसों के लिए। उस रात 10 फरवरी 1987 को वो मुझे फार्म हाउस में मारने के इरादे से ही लाया था। चंदर पहले से ही वहां मौजूद था। विक्रम ने अपने वफादार एम्प्लॉय चंदर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। विक्रम इस बात से अनजान था कि मैंने उसके प्लान की धज्जियां उड़ा दी थी, चंदर और जगत को अपनी तरफ करके। मैं विक्रम को ही ऊपर पहुंचाने वाली थी। विक्रम की लाश को जगत ने फार्म हाउस में ही गाड़ दिया और मैं चंदर को डीईएम हॉस्पिटल ले गई। तो जिस चंदर के साथ तुम्हारा पति मिलके तुम्हें मारना चाहता था, उसी चंदर को तुमने अपने साथ मिला लिया और अपने पति विक्रम का ही काम तमाम कर दिया। अपनी जान बचाना कोई गुनाह तो नहीं है ना? अपनी जान बचाना कोई गुनाह नहीं है, मगर किसी की जान लेना
है। खून करने के बजाय अगर तुम मदद के लिए पुलिस के पास जाती तो आज यहां नहीं बैठी होती। अब तुम दोनों को फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।